दिसंबर की बात है। काफ़ी सालों बाद मेरा आसनसोल जाना हुआ। कारण मेरे बचपन की दोस्त की माँ की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ। वैसे तो जाना कोई अति आवश्यक नहीं था, परंतु यह सोचकर कि वहाँ जाकर कुछ पुरानी यादों की ताज़ा हो जाएंगी और साथ ही कुछ अपने दोस्तों से व जानकारों से मुलाकात भी हो जाएगी, जिन्हें मैं लगभग जीवन के इसी भाग दौड़ में भूला ही बैठा था। यही सोचकर मैं बस से आसनसोल के लिए रवाना हो गया। बस बलखलाती हिचकोलाती अपने सफ़र पर रवाना हो चुकी थी। 2.5 घंटे के लगभग समय लगता था। आराम से झपकी लेते हुए मैं सो गया। तभी अचानक बस ज़ोर से रुकने की आवाज़ सुनकर मेरी नींद खुल गई। देखा तो रेल फाटक के आगे जाम लगा हुआ था और बस रुकी हुई थी। आसनसोल नज़दीक ही आ चुका था, पर रेल फाटक बंद होने की वजह से बस कुछ समय के लिए रुकी हुई थी, क्योंकि ट्रेन के आने में अभी तक समय था। मैंने इतने में सोचा कि चलो ठंड में चाय की चुस्की का ही मज़ा ले लिया जाए। यही सोचकर पास बने ढाबे पर चाय पीने के लिए बस से उतर गया। ढाबे पर जाते ही चाय का ऑर्डर दिया और पास पड़े तख्ते पर बैठ गया। यूं ही नज़रें इधर उधर घुमाता रहा कि ढाबे के मालिक की कर्कश आवाज़ सुनाई दी, जो कि एक बुढ़िया को डांट रहा था। अरे ओ बुढ़िया, जल्दी जल्दी गिलास दो, बस रुक गई हैं, बहुत सारे लोग चाय पीने आएंगे, जल्दी जल्दी हाथ चला लाती हूँ बाबा। बड़ी मरी सी आवाज़ में यह कहकर वह औरत शीशे के गिलास धोने लगी। जैसे ही उस औरत पर मेरी नज़र गई, उस कुम्हलाए हुए चेहरे को देखकर लगा कि चेहरा कुछ जाना पहचाना सा है। ऐसा लगा जैसे इन्हें मैंने कहीं देखा हुआ था, पर कहाँ, कुछ याद नहीं आ रहा था। जल्द ही दिमाग के घोड़े सरपटक दौड़ने लगे। इसी कहाँ देखा है। जितना दिमाग पर जोर डाल रहा था, उतना ही समझ नहीं आ रहा था। जगह जगह से फटी हुई साड़ी से सिर ढांक रखा था। कुछ चांदी से चमके बाल उस पर पल्लू से चमक रहे थे। काला सिवटों वाला मुरझाया चेहरा। सोच सोच कर भी कुछ याद नहीं आ रहा था। फिर होगी कोई, यह सोचकर अपने अक्ल के घोड़े को विराम दिया, क्योंकि तब तक एक छोटा सा लड़का चाय की ट्रे लेकर बगल में आ खड़ा हुआ। बाबू चाय ले लो। उस लड़के से गिलास थामा और चाय पी। इतने में देखा तो ट्रेन भी आ चुकी थी और राहगीर भी जो बस से उतरे थे, चाय पी और चुस्कियाँ का मज़ा लेकर जल्दी जल्दी चाय घटक कर बस की तरफ लपके। मैं भी अपनी चाय पीकर और पैसे देकर बस की तरफ बढ़ा। बस अपने गंतव्यों पर फिर से रवाना हो गई और बस स्टैंड पर आकर रुक गई। वहाँ से मैंने दोस्तों के लिए रिक्शा पकड़ा और उसके घर के लिए रवाना हुआ। थोड़ी देर में ही मैं सुरेश के घर पहुंच चुका था। कारण बस स्टैंड की दूरी मात्र 10 मिनट की थी। घर का शोक का वातावरण था। मैंने भी नरेश से के पास पहुंचकर चाची की मृत्यु पर अपना दुख की संवेदना प्रकट की। वह मुझसे लिपट गया। उसे कतई उम्मीद नहीं थी कि मैं वहां पहुंचूंगा, कारण कि मेरा तबादला होने के वजह से मैंने अपना घर बार बेचने का वर्तमान में ही अपना ठिकाना बना लिया था और कभी इस तरह आने की ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई थी। कई बार यार दोस्तों के बच्चों की शादी के कार्ड वगैरह आए, पर व्यवस्था के चलते आना नहीं हो पाया। सुरेश मेरा बचपन का जिगरी दोस्त था। उसकी माँ को मैं चाची कहकर पुकारता था। वह भी मुझे बेटा जैसा ही स्नेह देती थी। यही कारण था कि उसकी मृत्यु का समाचार सुनकर मैं स्वयं को रोक नहीं पाया। और कहते भी हैं कि सुख में भले ही ना जाओ, पर दुख में जाना चाहिए। सुरेश ने भी काफ़ी शिकायतें करी। यार तू तो हमें भूल ही गया, बड़ा आदमी वो बन गया, अब हम जैसे छोटे लोग से क्यों मतलब रखने का।
तब मैंने उससे समझाते हुए कहा, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, नौकरी की जिम्मेदारियों की वजह से ही मैं नहीं आ पाया। उसने जब मेरे बच्चों के बारे में पूछा तो मैंने बताया कि विनय इंजीनियर बनकर कोलकाता बस गया है। उसकी शादी उसकी मनपसंद लड़की के साथ कर दी गई है और उसका 2 साल का एक बेटा भी है। अब तो यह सुनते ही वह थोड़ा और नाराज़ हुआ कि बेटे की शादी भी कर दी और किसी को बुलाया भी नहीं। तभी बात संभालते हुए मैंने कहा कि बस क्या करूं यार, जल्दी जल्दी में सब करना पड़ा, किसी को बुलाने का मौका ही नहीं मिल पाया। तब सुरेश ने पायल व रजक के बारे में पूछा और व्यंग्य करते हुए पूछा कि क्या उनकी भी शादी कर दी, वो भी तो बहुत बड़े हो गए होंगे। अरे नहीं नहीं, रजक तो जॉब लगने वाली हैं और पायल तो अभी छोटी हैं, वह अभी पढ़ रही हैं। मैंने जवाब दिया, अच्छा ठीक है। यह कहकर सुरेश ने बात खत्म कर दी। तभी भाभी जी ने खाना लगा दिया। हम सब ने खाना खाया। खाना खाने के पश्चात मुझे अपना पुराना घर देखने की इच्छा हुई तो मैं सुरेश से विदा लेकर अपना पुराना घर देखने निकल पड़ा, जो लगभग पास ही दूसरी गली में था। अपनी गली में पहुंचते ही ठीक घर के सामने में रुका और एकाएक घर को निहारने लगा, जिसमें मेरा बचपन बीता। तभी उस घर के मालिक श्री रामदत्त जी निकल आए। उन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे आदर सहित घर के अंदर आमंत्रित किया। मैं भी घर को उसने कैसे सुव्यवस्थित कर रखा है, लोभवश देखने की वजह से स्वयं को रोक नहीं पाया और घर के अंदर चल गया। उन्होंने मुझे चाय पिलाई और मैं चाय पीकर जाने के लिए मुड़ा। तभी मेरे घर के ठीक सामने वाले घर पर मेरी नज़र गई। घर बाहर से काफ़ी बदल गया था और 3 मंजिला बन चुका था। वह श्याम दत्त का घर था, जिन्हें मैं प्यार से दादा, बड़े भाई कहकर पुकारता था। वह उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े थे। उनकी पत्नी उषा भाभी थी, जो उनसे उम्र में आधी थी। संयोगवश मैंने रामदत्त जी से पूछ लिया, क्या उषा भाभी अभी भी इस घर पर ही रहती हैं? नहीं जी, उन्हें तो यह घर बेचे काफ़ी साल हो गए। भाई साहब की दवा दारू के लिए उन्होंने यह मकान किसी को बेच दिया था। वे स्वयं किराए के मकान में रहने लगी। कुछ साल बाद श्याम दत्त जी भी बीमारी से मृत्यु हो गई और सुना है कि बीमारी में उषा जी की सारी जमा पूंजी खर्च हो गई। रिश्तेदार तो कोई था नहीं जो उन्हें सहारा देता। औलाद कोई हुई नहीं, अतः अकेली रह गई। अब सुना है शहर के बाहर किसी ढाबे में बर्तन धोती हैं और उससे अपना गुजारा चलाती हैं। ढाबे वाले तो 2 समय का खाना और थोड़ी बहुत पगार दे देता है, जिससे उनकी गुजारा बसारा हो जाती हैं। क्या यह सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उषा भाभी और इस हालत में रही हैं, सुनकर कलेजा मुंह को आने लगा। तभी मुझे उस ढाबे पर बर्तन मांजती हुई बुढ़िया का ख्याल आया। कहीं वही तो उषा भाभी नहीं थी? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, यह मेरा वाम है। वह होती तो मैं उन्हें ज़रूर पहचान जाता। उनका सुंदर चमकता चेहरा मैं कैसे भूल सकता हूँ। पर वह औरत भी तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। अपनी जिज्ञासा शांत करने के हेतु मैंने रामदत्त से पूछा, क्या आप जानते हैं कि वह किस ढाबे में काम करती हैं? पक्के तौर पर तो कह नहीं सकता, पर शायद शहर के बाहर रेलवे फाटक के पास शिव ढाबे पर ही काम करते हैं। यही लोगों से सुना है। क्या? मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। इसका मतलब जिसे मैंने देखा वह उषा भाभी ही थी। हे भगवान, मैं उन्हें कैसे ना पहचान पाया। क्या
उसकी शक्ल इतने बदल गई है, अब तो मेरा मन किसी बात में ना लगा। मैं उन्हें जल्दी से नमस्कार कर निकल पड़ा। उन्होंने पूछा भी कि क्या हुआ। कुछ नहीं, मुझे घर भी लौटना है का बहाना बनाकर वहाँ से निकल पड़ा। मैं शीघ्र ही अतिशीघ्र ढाबे पर पहुँच जाना चाहता था और उषा भाभी से मुलाकात करना चाहता था। उनकी इस दशा का कारण जानना चाहता था। जल्दी से रिक्शा पकड़कर मैं उस ढाबे तक पहुँच गया। नज़र घुमाकर इधर उधर देखा तो वह नज़र नहीं आई। फिर मैंने उस छोटे से लड़के का पुकारा जिससे मुझे दोपहर में चाय दी थी कि वह महिला कहाँ है जो दिन में गिलास मांज रही थी। तब मुझे वह इशारे से ढाबे में के पीछे ले गया जहाँ उषा भाभी बर्तन के ढेर सारे साथ बैठी थी और बर्तन मांज रही थी। उनका ध्यान नीचे था, अतः उन्होंने मुझे नहीं देखा। अब की बार मैंने यह तो मेरी उषा भाभी थी, श्याम दा की पत्नी। इतना चेहरा बदल जाएगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। उषा भाभी कहकर मैंने पुकारा तो उन्होंने सिर उठाकर मुझे पहचानने का प्रयास किया, पर शायद मेरे अधपते सफ़ेद बालों की वजह से पहचान नहीं पाई। कौन? उनके मुंह से निकला। मैं उमेश मुखर्जी, आपका देवर, आपका पुराना पड़ोसी। यह याद और उमेश बाबू नाम सुनते ही यह झट से पहचान गई। अरे कितने साल बाल मिले हों, बाल भी पक गए हैं। वह चेहरा मोहरा और ढीले ढोल भी बदल गया है, इसलिए पहचान नहीं पाई। आप कहाँ, कैसे और मैं यहाँ हूँ आपको कैसे पता चला? कुछ सकुचाते हुए उन्होंने मुझसे पूछा। शायद अब तक अपनी बदहाल स्थिति का उन्हें ध्यान आ गया था। हाथ धोकर अपनी कटे फटे साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछते हुए उठ खड़ी हुई और मेरे लिए बैठने का इंतज़ाम करने के लिए वह इधर उधर देखने लगी। पास ही एक थोड़ी टूटी सी कुर्सी पड़ी थी जिसका हत्था गायब था। लाकर मेरे सामने रख दी। उमेश बाबू, इस पर बैठ जाइए। मैं उस पर बैठ गया और वह पास ही पड़े एक बड़े से पत्थर पर बैठ गई। आप कहाँ कब आई, यहाँ कब आई? आपको तो गए हुए एक ज़माना बीत गया, कोई खोज खबर भी नहीं ली। आपके श्यामदा भी मुझे छोड़कर चले गई। आंखों में आंसू बहाकर उषा भाभी बोली। कहते कहते उनका गला भी रूंध गया। हाँ, पता चला आज एक दिन दोस्त की भी माँ की मृत्यु का समाचार सुनकर आया था, तभी श्यामदा के बारे में भी ज्ञात प्राप्त हुआ। आप तो जब से यहाँ गए हैं हम सबसे नाता ही तोड़ दिया, कोई खोज खबर भी नहीं ली। आज इतने बरस बाद कैसे इस शहर की याद आई? बस भाभी, क्षमा चाहता हूँ, मैं इतना मैं कि निकल आया, रहने दो। आने का तो घर मन होता तो ऐसा ना कहते। जिसका मन होता है वह देर सवेर समय निकाल ही लेता है। तुम घर बार छोड़कर ऐसा गए कि किसी की सुध ही नहीं ली और अपना तो पता देकर गए, उस पर चिट्ठी डाली तो वह भी वापस लौटकर आ गई। मुझे नहीं पता, जिस किराए के घर में मैं यहाँ से गया था वह घर था मुझसे महान। वह चांडरा पड़ा। नया पता आपको मैं दे नहीं पाया, मैं इसलिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। अच्छा, अब रहने भी दो और यह बताओ कि मेरा बेटा, मेरा विनय कैसा है? अब तो बड़ा हो गया होगा, वह मुझे अब भी याद करता है। हे भगवान, मैं भी कैसी पागल हूँ, इतने वर्ष हो गए हैं उससे मिले। मुझ बुढ़िया को तो भूल गया होगा, उसको तो मैं याद भी नहीं होंगी। नहीं नहीं भाभी, आप उस अच्छी तरह से याद हैं, वह आपको कैसे भूल सकता है? एक आप ही तो थी जिससे विनय को सगी माँ से भी बढ़कर प्यार था। नहीं तो कोमल ने तो उसे कभी
अपना समझा ही नहीं, हमेशा तिरस्कार ही किया। नहीं नहीं उमेश बाबू, ऐसा ना कहें, कोमल भी उसे बहुत प्यार करती थी। चलो छोड़ो उन बातों को, आप बताइए आपकी यह हालत कैसे हुई और श्यामदा की मौत कब हुई? बस पूछो मत उमेश बाबू, तुम जब चले गए तो मेरा तो जैसे एक सहारा ही चला गया। बीमार तो मुझे दादा तुम्हारे सामने ही रहने लगे थे। तुम्हारे जाने के बाद उनकी बीमारी धीरे धीरे बढ़ती गई। वह तपेदिक के शिकार हो गए थे। मोहल्ले वालों ने भी अपना आना जाना छोड़ दिया। मैंने कुछ समय तो जैसे तैसे गहने बेचकर उनका इलाज कराया। जब उन्हें और कोई बीमारियां ने घेर लिया तो मैंने यह मकान बेचकर किराया का घर ले लिया और काफ़ी सारा पैसा उनकी बीमारियों में लगा दिया। बीमारी बढ़ती गई और पैसा खत्म हो गया। आखिरी एक दिन तुम्हारे दादाजी की सांस भी थम गई और वह मुझे अकेला कर चले गए। मैं इस स्वार्थी दुनिया में अकेली रह गई। बहुतों ने मेरी जवानी पर गिद्ध दृष्टि डाली, मुझे नोचना चाहा, पर मैंने इस समाज का मजबूती से सामना किया। घर घर जाकर काम मांगना चाहा तो मेरी जवानी ही मेरी दुश्मन बन गई। कोई मुझे काम देने को राजी नहीं हुआ। तब यहाँ शहर से दूर आकर मैंने इस ढाबे पर बर्तन धोने की नौकरी कर ली। यह भला आदमी निकला, इतने मुझे 2 समय का खाना व रहने की कोठरी दे रखी है। किस तरह बस गुजर बसर हो रही है। अब तो मौत भी शीघ्र आ जाए, यही ईश्वर से प्रार्थना है। नहीं नहीं ऐसा मत कहिए भाभी। तभी ढाबे का मालिक भाभी को ढूंढता हुआ आ गया और उन पर जोर जोर से चिल्लाने लगा, और बुढ़िया, तू यहाँ बैठकर क्या गप्पे लगा रही है? बर्तन कौन साफ करेगा? तेरा बाप क्या? नहीं बाबू, अभी धोती हूँ। यह कहकर उषा भाभी शक पकाकर उठ खड़ी हुई। मुझे भी बहुत जोर का गुस्सा आया और उस आदमी का गिरबान पकड़कर बोला, तुम्हें क्या इतनी भी शर्म नहीं आती कि एक भली औरत से कैसे बात करते हैं? अजी रहने दो, भली तुम्हारी क्या लगती है? तुम इसे कैसे जानते हो? तब कहाँ यह मुझसे गिड़गिड़ाकर काम मांगने आई थी। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं चाहने वाले। अगर इतनी ही परवाह है तो अपने घर क्यों नहीं ले जाते? यह सुनने ही में गुस्से में बेकाबू हो गया और उसके मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। तमाचा पड़ते ही यह बौखला गया और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देकर उसने अपने नौकरों को बुला लिया और तुरंत वहाँ 4-5 लड़का वहाँ आ गया और मुझ वहाँ से धक्के मारकर भगाने लगे। उषा भाभी में आंसू लिए खड़ी रह गई। उन्हें भी ढाबे वाले से शायद ऐसी उम्मीद नहीं थी। वह चुपचाप जाकर अपने बर्तन धोने लगी और असहाय वहाँ से निकल पड़ा और उषा भाभी की कोई सहायता नहीं कर सका, जिसका मुझे रास्ते भर अफसोस रहा। घर आकर मन बहुत उगदित रहा, किसी काम से मन नहीं लग रहा था। कोमल ने जब जानना चाहा कि तबीयत ठीक नहीं है क्या, बहाना बनाकर कमरे में लेटने चला गया। पुरानी यादें एक एक कर आंखें के सामने ताज़ा होने लगी। मुझे वह दिन याद आ रहा था जब श्यामदा उषा भाभी से शादी करके उन्हें घर लाए थे। रिश्ते की एक मौसी ने उनका भरपूर स्वागत किया था। भाभू को श्यामदा ने एक दावत पर हम सब दोस्तों को भी बुलाया था। खाना उषा भाभी ने ही बनाया था और बहुत ही स्वादिष्ट था। जब उन्होंने बैठक में आने के लिए उषा भाभी को पुकारा तो बंगाली परिवेश में सब्जी धनी भाभी उपस्थित हुई। सफ़ेद लाल किनारे वाली साड़ी में गोल चेहरे पर बड़ी सी बिंदी लगाकर गहने से लदी फदी रंग बेशक से गहरा सांवला था, परंतु बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, काले लंबे बाल उनकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहे थे। कुल मिलाकर एक ऐसी नारी
जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर। उम्र भी कोई 25 के आसपास रही होगी। श्यामदा ठहरे बचपन के आसपास पहले पत्नी का देहांत हो चुका था, संतान कोई नहीं हुई। अब प्रौढ़ावस्था की दहलीज पर उनकी मौसी ने रिश्ता ढूंढकर झटपट ब्याह कर दिया था। श्यामदा की उषा भाभी को पाकर निहाल हुए जा रहे थे। दादा ने हम सभी मित्रों का नाम सहित परिचय कराया। उन्होंने भी अपनी मधुर आवाज़ में सबको अभिवादन किया। रात ज़्यादा हुई तो हम सब भाभी को प्रणाम कर अपने अपने घर चले गए। घर आकर कोमल ने पूछा, देख आई भाभी को तो हमें सहमति में सिर हिलाया। कैसी लगी? पूछने पर मैंने उसकी सुंदरता का बखान कर दिया, जो स्त्री बस कोमल सहन ना कर सकी और चिढ़कर बोली, बुढ़ापे में लंगूर के हाथ अंगूर लग गए हैं। चलो अच्छा है। इसके बाद यदा कदा उषा भाभी से भेंट होने लगी। कारण उनका घर हमारे घर के सामने ही था। घर के काम को निकलने समय अक्सर उनसे अभिवादन हो ही जाता और वह मुस्कुराकर उत्तर देती। एक दिन श्यामदा ने मुझे शाम को शतरंज खेलने के बहाने घर बुलाया। मैं भी खाली था, अतः चला गया। वहाँ जाकर जो बाजी चली तो 3-4 घंटे कहाँ निकल गए पता नहीं चला। इसी बीच उषा भाभी 2-3 बार चाय नाश्ता परोस गई। वह पास आकर बैठ गई और चाल चलने के में श्यामदा की सहायता भी करने लगी। इस पर मेरी भाभी से नोक-झोंक हो गई। आप ऐसी बात बीच में मदद नहीं कर सकती। इस पर मजाकिया अंदाज में हंसते हुए बोली, मैं तो उमेश बाबू आप की भी सहायता कर दूं, यदि आप इजाज़त दे तो। मैं कुछ सकपका गया और मैं नहीं, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यह कहकर बात टाली। घर में कौन कौन है पूछे जाने पर मैंने कोमल तीनों बच्चों के बारे में बता दिया। बड़े का नाम विनय तो 6 साल का है, उसके बाद रजक 3 साल व पायल 2 साल भर की है। अरे वह आपके पास तो बाल गोपाल रूपी अनमोल रत्न है, यह कहकर भाभी मुस्कुराई। तभी बीच में टोकते हुए श्यामदा ने कहा, अरे इसकी भी तो शादियां हुई हैं, इसकी भी 2 शादियां हुई हैं। पहली पत्नी से विनय, वह दूसरी से रजक और पायल। श्यामदा तो मेरे सामने ही इस बात का इस तरह से बताना मुझे अच्छा नहीं लगा। बाजी भी खत्म हो गई थी, अतः मैं नमस्कार कर अपने घर को चला आया। कुछ दिन बीते कि कोमल मेरे पास शिकायतें लेकर आई कि देखो जी, आप अपनी उषा भाभी को संभाल लो, यह मेरे विनय को बिगाड़ रही हैं। तब बुलाकर उसे खिलाती पिलाती रहती हैं। क्या मैं उसे खिलाती नहीं देती, जो वहाँ जाकर मांग कर खाता है। ऐसे तो पड़ोसी में हमारी नाक कट जाएगी। लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। बात तो उसकी ठीक थी, अतः मैंने विनय को अकेले में बुलाकर पूछताछ करी। तब विनय ने बताया कि माँ बाप तो रजक और पायल को खिलाने में ही लगी रहती हैं। मैं जब भी खाना मांगता हूँ तभी देती हैं, कहकर काफ़ी समय बाद देती हैं। मैं बहुत देर तक भूखा बैठा रहता हूँ। यह रात की बची हुई रोटियां खाकर काम चला लेता हूँ। इधर कुछ दिनों से बड़ी माँ उषा भाभी मुझे अपने पास बुलाने लगी। बड़ी माँ कौन, मेरे पूछने पर विनय ने जवाब दिया, वह सामने वाले घर में जो नई आंटी आई है, उन्होंने ही मुझे बड़ी माँ कहने को कहा। तो मैं उन्हें कहने लगा। वह मुझे अच्छा अच्छा खाने को देती है। उन्होंने मुझे पूछा था कि तुम किसकी बेटे हो। मैंने आपका नाम बताया और उन्होंने मुझे घर के अंदर बुला लिया और खाने का सामान दिया और मुझसे प्यार से ढेर सारी बातें करी। माँ के पास तो मेरे लिए समय नहीं होता। पढ़ाई में भी मेरी सहायता नहीं करती। पहले मुझे स्कूल में काम पूरा न होने की वजह से बहुत डांट खानी पड़ती थी।
पर अब बड़ी माँ मेरी पढ़ाई में सहायता करती हैं, अतः मैं उनके घर चला जाता हूँ। वह मुझे पढ़ा भी देती हैं और कुछ खिला पिला भी देती हैं। उस नन्हे से बच्चे की बात सुनकर मुझे उस पर प्यार आया और उसे मैंने खेलने को कह दिया। विनय वहाँ से चला गया। तब मैंने कोमल को आड़े हाथ उसे समझाया कि तुम विनय का ध्यान क्यों नहीं रखती हो, वह भी आखिर बच्चा है। तुमने यदि प्यार व खाना नहीं मिलेगा तो वह बाहर जाकर ही इसे तलाशेगा। इस पर कोमल की पूरी तरह मुझ पर फट गई। हाँ, मैं तो ही हूँ सौतेली माँ, कितना भी कर लो, मेरा किया हुआ किसी को कहाँ दिखेगा। हमेशा सौतेली ही कहलाऊंगी। तुम ही देखो दो और छोटे छोटे बच्चे हैं। पायल तो कितनी छोटी हैं, मेरे ऊपर ही हासिल हैं। तुम भी घर के काम में कोई सहायता नहीं करते, अतः सारा दिन काम में निकल जाता है। अतः लोट साहब को कहाँ लेकर बैठकर पढ़ाऊँ और ध्यान है इस पर मैंने समझा या हुआ कहाँ कि फिर उसका उषा भाभी के घर जाने पर बुरा मत मानो और उसे जाने दो। वहाँ उसे उसकी पढ़ाई में भी सहायता करती हैं और बच्चा समझकर खाने को भी दे देती हैं। उसे कोई बुरी बात नहीं है, ऐसा करा करो। तुम पहले ही भरपेट उसे भी खिला कर भेजा करो ताकि वह वहाँ खाना ना खाए और तुम्हें भी बुरा नहीं लगेगा। मेरे सामने तो कोमल ने सहमति जता दी। मुझे पता था समझाते हुए कहा कि फिर उसका उषा भाभी के घर जाने पर बुरा मत मानो और उसे जाने दो। वहाँ उसकी पढ़ाई में भी सहायता करती हैं और बच्चा समझकर खाने को भी कुछ दे देती हैं। उसमें कोई बुरी बात नहीं है। ऐसा करो, तुम पहले ही भरपेट उसे भी खिला दिया करो ताकि वहाँ खाना न खाए और तुम्हें भी बुरा नहीं लगेगी। मेरे सामने तो कोमल ने सहमति जता दी, पर मुझे पता था करेगी वह अपने मन की ही। अतः मन चुप रहने पर वहाँ भलाई समझी। दिन बीतते साल बीता। विनय का उषा भाभी के घर आना जाना बढ़ गया। उषा भाभी का भी स्नेह उस पर बढ़ता ही जा रहा था। कोमल के सामने तो वह कुछ भी नहीं बताता, परंतु चुपचाप मुझे अकेले में अपनी बड़ी माँ की तारीफ करता था रहता और बताता कि वह कैसे पढ़ाई में उसका सहयोग करती हैं। उनकी दौलत की यह कक्षा में प्रथम स्थान आया, जिससे मैं भी उषा भाभी का कृतज्ञ हो जाता। एक तो छोटी सी आमदनी, वह ऊपर से तीन तीन बच्चों का भी खर्च। उस वक्त विनय को भी ट्यूशन पढ़ाने की हालत में नहीं था, सो उषा भाभी की एक छोटी सी सहायता भी मुझे बड़ी नज़र आ रही थी। कोमल भी अंदर ही अंदर चिढ़ती थी, परंतु जब मैंने उसे पढ़ाई का हवाला दिया तो चुपचाप रह गई। एक बार की बात है, सर्दी के दिन थे। काम का बहुत तेज बुखार चढ़ गया। कई दिन तक वह उषा भाभी के घर नहीं जा पाया, अतः उषा भाभी ही उसकी कुसुम क्षेत्र पूछने घर आई और विनय के लिए ढेर सारे फल लाई ताकि विनय ठीक हो सके। परंतु बुखार था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरे पास के डॉक्टर से इलाज करवाया और उसे मर्ज समझ नहीं आ रहा था, अतः उषा भाभी एक बड़े डॉक्टर को अपने लेकर आए और उसने विनय की अच्छी तरह से जांच कराई तो उसे टाइफाइड का आदेश हुआ। उसके लिए उसने टेस्ट करवाया। इन सब में उषा भाभी ने ही मेरी सहायता करी। जब मैंने उनका धन्यवाद करना चाहा तो और कहा कि मैं बाद में पैसे चुका दूंगा, इस पर लगभग नाराज होते हुए वह बोली, मेरी बाबू, आप मुझे क्या पराया समझते हैं? विनय मेरा भी तो बेटा है, इसे मैं अपने बेटे जैसा ही प्यार करती हूँ। इसके लिए जो कुछ भी करूँ वह मेरे लिए ही कम ही होगा। और हाथ जोड़कर अपने घर चली गई। मैंने भी
बेटे विनय ठीक हो गया और मैं भी अपने काम में मशगूल हो गया। यदा कदा श्यामदा मुझे अपने घर बुला लेते हैं और शतरंज की बाजी पर कुछ दिनों तक श्यामदा की तबीयत खराब होने लगी। उसबा भी मुझे संदेशा देकर डॉक्टर को बुलाने को कहती और मैं बिना ना नुकर किए डॉक्टर को बुला लाया था। पर श्यामदा पर दवाइयों का असर कम होता जा रहा था। अब वह अक्सर बीमार रहने लगे। मेरा उनके घर आना जाना भी बढ़ गया था। अतः उषा भाभी से भी आत्मीयता बढ़ती जा रही थी। अब वह खुलकर मुझसे अपने दुख सुख की बातें करने लगी थी। एक दिन की बात है कि बातों बातों में उन्होंने बताया, वह चौंकाने वाला था। जब वह 16-17 साल की थी तब उनका एक लड़के से प्रेम प्रसंग चला, जिस वजह से उनका गर्भ ठहर गया। लोक इलाज व उसके माता पिता ने उसका गर्भ गिरवा दिया। छोटी जगह होने से छोटे उम्र में होने की वजह से उसके शरीर में कोई खराबी आ गई, जिस वजह से वो दोबारा माँ नहीं बन सकती थी। वह बात छोटा गांव होने की वजह से फैल गई थी। अतः कहीं शादी नहीं हो पा रही थी। वो तो उनके दूर के रिश्ते की बुआ ने उस उम्र दराज श्यामदास से करवा दिया, जिसकी वजह से उनका गर्भ ठहर गया। लोक इलाज उस उनके माता पिता ने उनका गर्भ गिरवा दिया था। छोटी वजह से उम्र होने की वजह से उनके शरीर पर कोई खराबी आ गई थी, जिस वजह से वह दोबारा माँ नहीं बन सकती थी। यह बात कोई छोटा गांव होने की वजह से फैल गई थी। अतः उनकी कहीं शादी नहीं हो पा रही थी। वो तो उनके दूर के रिश्तेदार की बुआ ने उनका रिश्ता उम्र दराज के से करवा दिया। तो घर वालों ने चैन की सांस ली और आनंद फानन से शादी करवा दी। इस तरह से वह श्यामदा के साथ ब्याह करके घर आ गई। तो दोबारा कभी मायके जा नहीं पाई और न ही कभी मायके वालों ने उन्हें बुलवाया ही भेजा। उन्होंने तो जैसे उषा भाभी से मुक्ति पा ली थी। अब मेरी समझ में आ चुका था कि उम्र दराज श्यामदा का रिश्ता छोटी उम्र की उषा भाभी से कैसे हुआ, क्योंकि दोनों की उम्र में दोगुनों का अंतर था। उस वक्त तो मैं इस बात का पूछने का साहस नहीं कर सका था। एक तो श्यामदा मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े थे, वह साथ ही उनका बहुत मान सम्मान करता था। दूसरी ऐसी बातें पूछी नहीं जाती, वो तो आज उषा भाभी ने खुद बताकर मेरी जिज्ञासा को शांत कर दिया था। 2 साल और किस तरह निकल गए पता ही नहीं चला। विनय भी पढ़ाई में होशियार होता जा रहा था। और रजत, दोस्तों अगर आपको इस कहानी को कंटिन्यू देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट में बता दें।